नमस्ते, मेरा नाम अक्षय है और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहे हैं लाइव सिटीज पर। बिहार में उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं और फिर से ज्ञानेश्वर सर के साथ बैठे हैं और अब विश्लेषण होगा जनसुराज का, प्रशांत किशोर का, क्योंकि पूरा बिहार कई सारी उम्मीदें लिए बैठा है प्रशांत किशोर से, मगर नतीजे कुछ इतर कहते हैं। सर, नतीजे सामने हैं, क्या लगता है प्रशांत किशोर इस बार तो खाता नहीं खोल पाए? उपचुनाव में तो हार ही गए प्रशांत किशोर। 2 जगहों पर, तरारी में और रामगढ़ में तो जमानत जब्त हो गई। लेकिन प्रशांत किशोर से जितनी बार मैं मिला हूं अक्षय, उससे अधिक तो आप मिले हैं जी। और आपने प्रशांत की जिद को भी देखा है, प्रशांत के संघर्ष को भी देखा है, करीब से देखा है, बहुत करीब। मुझे लगता है कई रातें भी आपने साथ में गुजारी है। बिल्कुल। तो देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का चैप्टर क्लोज हो गया बिहार में। हाँ। ठीक है, लेकिन मेरा यह मानना है कि चैप्टर तो अभी खुला ही है। तो चैप्टर खुला ही है तो चैप्टर क्लोज कैसे हो गया? हाँ। और जो लोग ये बात कर रहे हैं वह चुनावों के इतिहास को नहीं जानते हैं जी। बिहार के राजनीतिक इतिहास को नहीं जानते हैं, या यूं कहें कि देश के राजनीतिक इतिहास को नहीं जानते हैं। यह बात तो सही है ना अक्षय कि 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज पार्टी बनी। बिल्कुल। और 13 नवंबर 2024 को चुनाव हो गए, उपचुनाव। हाँ। और इसमें करीब करीब 10% मत प्राप्त हो गया। तो यह मामूली सफलता नहीं है। अब आप कहेंगे कि प्रशांत किशोर कह रहे थे 2025 को हम 2024 में ही सेटल कर देंगे। तो क्या कोई यह कहता है कि हम चुनाव हार जाएंगे? नहीं। जब 2010 में आरजेडी बिल्कुल समाप्ति के मुकाम पर पहुंच गया था, तब भी लालू यादव पूरे चुनाव प्रचार में क्या कह रहे थे? सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, सरकार बनाने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार को कितनी बड़ी सफलता मिली थी, यह आपको याद होगा। क्यों मैं बार बार कहता हूं कि बिहार के राजनीतिक इतिहास को समझिए और बिना संघर्ष के चुनाव में कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। देखिए, काशीराम कहा करते थे अक्षय, यह बात मैं बार बार दोहराता हूं और राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को यह जरूर समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि चुनाव आपको कम से कम 3 लड़ना चाहिए। पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। तो प्रशांत किशोर तो उपचुनाव में ही दूसरे पायदान पर पहुंच गए। उन्होंने बेलागंज में और इमामगंज में कैसे हराया, यह आपने देखा। अब देखिए, हम बिहार के राजनीतिक इतिहास की बात करें, क्या लालू यादव सीधे तौर पर विधानसभा या संसद ही पहुंच गए थे? इसके पहले वह बिहार में जब राजनीति शुरू की तो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव उन्होंने जीता था। देखिए, कभी लालू यादव से पूछिएगा और लालू यादव से भी ज्यादा बेहतर बताएंगे जगदीश शर्मा, जहानाबाद के पूर्व सांसद। जब जेपी आंदोलन के बाद 1977 में लालू यादव सांसद बने और लालू यादव के पास सिंबल लेकर, जेपी का संदेशा लेकर जगदीश शर्मा ही पहुंचे थे। अच्छा, ठीक है ना? अच्छा। और आप देखिए लालू यादव की जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव। बिल्कुल। 1990 में किस तरीके से मुख्यमंत्री बने, भाजपा की मदद से मुख्यमंत्री बने। अकेला बहुमत तो 1995 में ही लालू यादव को प्राप्त हुआ ना। 2000 में फिर से कांग्रेस के सहारे सरकार बनी और 2005 में विदाई ही हो गई। अब देखिए, लालू यादव की जिंदगी में उतार चढ़ाव। क्या लालू यादव मधेपुरा नहीं हारे? बिहार में आज भी उनसे बड़ा मास लीडर कौन है? लेकिन मधेपुरा में शरद यादव ने चुनाव हराया। और कौन सा मधेपुरा? जिसके बारे में कहा जाता है रोम पोप का मधेपुरा गोप का। तो वहां लालू यादव हार गए। और आपने 2009 में देखा कि नीतीश कुमार ने लालू यादव को पाटलिपुत्रा में लालू यादव के ही दोस्त रंजन यादव से चुनाव हरवा दिया। तो चैप्टर खुलना, चैप्टर बंद होना, अभी आप कह दीजिए कि प्रशांत किशोर का चैप्टर बंद हो गया। देखिए, हम तब मानेंगे जब प्रशांत किशोर बिहार छोड़ दे स्वयं। और प्रशांत किशोर बिहार छोड़ेंगे तो मैं फिर कहता हूं कि उन्हें देश छोड़ना होगा। ठीक है ना? फिर उनके पास दूसरा कोई काम बचेगा नहीं। उन पर चुनावी प्रबंधन के लिए भी कोई पार्टी या कोई नेता फिर से विश्वास नहीं करेगी। सही बात। अब देखिए, आप नीतीश कुमार को ही देख लीजिए।
नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर को देखिएगा तो नीतीश कुमार प्रारंभिक 2 चुनाव हार गए थे। सही बात। 2 चुनाव हार गए थे। हाँ। और तब हार गए थे जिस आंधी में सब कोई जीत रहा था। हाँ। तो नीतीश कुमार ने क्या छोड़ दिया? नीतीश कुमार जब लालू यादव से अलग हुए तो 1995 में क्या हुआ था? मैं बार बार कहता हूं, देखिए कि नीतीश कुमार का जब कभी राजनीतिक मृत्यु लेख लिखा गया है कि अब यह समाप्त, तो वह फिर से उभरकर मजबूती से सामने आ गए। अभी लेटेस्ट हम लोग देखें, अभी लेटेस्ट आप याद कीजिए 2004 में नीतीश कुमार बाढ़ से सांसद हुआ करते थे। हाँ। तब बाढ़ लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा हरनौत भी हुआ करता था। हाँ। लेकिन 1999 के चुनाव में नीतीश कुमार ने यह समझ लिया था कि विजय किशन से लड़ाई बहुत कठिन है। हाँ? 2004 में इस कारण नीतीश कुमार 2 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े, बाढ़ से और नालंदा से। हाँ? नालंदा से जीत गए, बाढ़ से हार गए, तो उन्होंने स्थान बदल लिया। तो स्थान ही सिर्फ नहीं बदला जाता है, रणनीति भी बदली जाती है। 1995 में किस तरीके से हार मिली थी, 2000 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी और फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। जेल में जितने जेल बर्ड्स थे, जितने बाहुबली थे, सभी ने नीतीश कुमार को समर्थन दिया था। चाहे सूरजभान सिंह हो, चाहे राजन तिवारी हो, चाहे सुनील पांडे हो, जितने थे जेल में बंद। लेकिन नीतीश कुमार की सत्ता नहीं बनी रही थी और वो इस्तीफा दे दिए थे विश्वास मत परीक्षण के बाद ही। और उन्होंने कहा था, देखिए मुझे अच्छे से स्मरण है कि मैं अब खूंटा गाड़ कर बिहार की राजनीति करूंगा, लेकिन नहीं कर पाए थे। वे केंद्र में फिर से मंत्री बनने को चले गए थे। तो इसलिए यह कहना, अब बीजेपी की ही बात कर लीजिए, बीजेपी जैसी पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई थी देश में ना। तो किस तरीके से बीजेपी ने, और बिहार में कौन से नेता हैं, क्या सम्राट चौधरी चुनाव नहीं हारे? कौन से नेता हैं? तो इसलिए यह कह देना, प्रशांत किशोर ने तो इतनी हिम्मत दिखाई कि उसने 2 अक्टूबर 2024 को जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई तो उसने कहा कि हम जो भी चुनाव होगा उसे लड़ेंगे। और आपने चुनाव के दौरान ही देखा कि प्रशांत किशोर कई बार बदलते रहे। गलतियां की उन्होंने, गलतियां की। तरारी में उम्मीदवार को लेकर ही रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को उम्मीदवार बना दिया। उनसे बड़ा उम्मीदवार कोई हो नहीं सकता था। सही बात। और लोग कह रहे थे, और प्रशांत किशोर को भी इस बात का गुमान था कि जनसुराज पार्टी का इतिहास कभी लिखा जाएगा तो इस बात की चर्चा होगी कि पहला उम्मीदवार कौन था। तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह। लेकिन अब वह बिहार के मतदाता सूची में मतदाता ही नहीं थे। कितनी बड़ी ग्लिच हो गया। जब उनका नाम अनाउंस हुआ, उनके रिलेटिव्स और दिल्ली से लोगों का फोन आने लगा कि चलिए तरारी में आपको काम करना है, हमारे भाई हैं, हमारे फैमिली हैं, तो माहौल बनना शुरू हो गया जी। मगर एक छोटा सा टेक्निकल ग्लिच प्रशांत किशोर जैसे प्रबंधक और हो गया। फिर देखा आपने बेलागंज में उन्होंने पहले खिलाफत हुसैन को उम्मीदवार बनाया। आप तरारी की बात कर रहे थे, देखिए तरारी तो सुनील पांडे और माले, इन्हीं दोनों का घर है। कि देखिए तरारी में जब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह उम्मीदवार बनाए गए, यह टेक्निकल ग्लिच सामने नहीं आया था। जो विरोधी थे वह यह पूछना शुरू कर दिए कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह ने नौकरी में रहते हुए अपने गांव और क्षेत्र के लिए क्या किया। अरे वो क्या कर लेते। सही बात। तो लोग पूछ रहे थे, देखिए बिहार की सोच को समझिए, बिहार की मानसिकता को समझिए। लोग कह रहे थे कितने को नौकरी दिला दी। तो लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह क्या कोई राजनेता थे? क्या कोई जनप्रतिनिधि थे जो नौकरी दिला देते? और यदि वह सेना में इस आधार पर बहाली कराते कि यह मेरे गांव का है, तो क्या यह धांधली नहीं होती? बिल्कुल बिल्कुल। तो यह सवाल भी पूछे जाते हैं। देखिए मैं ही लाइव सिटी चला रहा हूं। मैंने अपने गांव के कितने लोगों को भर्ती कर रखा है? नहीं कर रखा है ना, नहीं कर रखा है ना। और तो इस तरीके के सवाल जो होते हैं ना, प्रशांत ने भी कहा कि भाई मैं तो चला गया काम करने अमेरिका, तो मैंने वहां गांव के कितने लोगों को भर्ती कर लिया, यह सवाल। और जिन्होंने भर्ती किया था, लालू यादव रेल मंत्री बने और उन्होंने भर्ती कराया,
तो फिर किस तरीके की घोटाले में फंस गए, आज भी अभी भी भुगतान हाँ कर रहे अभी भी भुगत रहे हैं और सीबीआई की जांच चल रही है। हाँ। तो प्रशांत किशोर का चैप्टर क्लोज हो गया। देखिए, यह बात अभी नहीं कर सकते। आप इस बात को मानिए कि जो पार्टी 2 अक्टूबर 2024 को बनी है उसकी चर्चा इतनी हो रही, सही बात। उसकी चर्चा इतनी हो रही। बिहार में कितनी पार्टियां हैं, तो आज जो चर्चा हो रही है या तो एनडीए की चर्चा हो रही है, एनडीए में भी किसकी चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की, जनता दल यूनाइटेड की। हाँ। जो बाकी सहयोगी पार्टियां हैं हाँ। उनकी चर्चा क्षेत्र विशेष में है या जाति विशेष में है। हाँ। और देखिए, इंडिया ब्लॉक में किसकी चर्चा, राष्ट्रीय जनता दल की। कांग्रेस तो आरजेडी की बैसाखी पर है, लेकिन प्रशांत किशोर की चर्चा सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार से बाहर जो रहने वाले बिहारी हैं उनके बीच भी हो रही है। बिल्कुल। तो अभी प्रशांत किशोर शुरू हुए हैं और प्रशांत किशोर ने खेल तो बिगाड़ दिया। हाँ। खेल तो बिगाड़ दिया। अब देखिए, जाति का जो सवाल है वो तो आप समझते ही हैं। अच्छा, बिल्कुल। इन नतीजों से यह भी दिखा कि बिहार में जाति के बैरियर को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, फिर जातियां काम करती हैं। नहीं, देखिए, मेरा यह मानना है हाँ। कि जातियों का बैरियर टूटा है हाँ। और जाति के भीतर जाति का विभाजन हो गया चेहरे को देखकर। अब इस सवाल का भी जवाब ठीक से समझिए कि देखिए, बिहार में जातियों के नेता के तौर पर आप किन्हें पहचानते हैं? जातियों के नेता के तौर पर आप लालू यादव, तेजस्वी यादव को पहचानते हैं। हाँ। कहते हैं कि इनके साथ यादव और मुसलमान हैं। नीतीश कुमार को पहचानते हैं, कहते हैं इनके साथ लव कुश हाँ। और अति पिछड़ी जातियों का वोट। ABC। आप किन्हें पहचानते हैं? भाजपा हाँ। की सबन मतदाताओं की गुलबंदी। हाँ। लेकिन इस उपचुनाव के नतीजे ने क्या दिखाया? इस उपचुनाव के नतीजे ने यह दिखाया कि जाति तो है, हाँ। लेकिन चेहरे को देखकर जाति टूट गई है। हाँ। और उन जातियों में ज्यादा बेचैनी है या ज्यादा चैन का विकल्प वे देख रहे हैं जो जाति सत्ता का सुख भोग चुकी है। अब बेलागंज में देखिए, हाँ। बेलागंज में यदि मुसलमान और यादव साथ रहते, सुरेंद्र यादव जैसे ताकतवर, तो क्या वहां आरजेडी हार सकता था? नहीं। लेकिन वहां क्या हुआ? अब तो देखिए, जो बूथ वाइज जो वोट हुए हैं बेलागंज में, उसके जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें यह बात दिखाई पड़ रही है। वहां लड़ाई किसके किसके बीच थी? लड़ाई थी विश्वनाथ यादव, सुरेंद्र यादव के बेटे, आरजेडी के प्रत्याशी। हाँ। मोहम्मद अमजद जनसुराज के प्रत्याशी। हाँ। और मनोरमा देवी जेडीयू की प्रत्याशी। 2 यादव, 1 मुसलमान। हाँ। तो देखिए, जो मुस्लिम के बूथ्स हैं, अच्छा। वहां भी यह दिखाई पड़ रहा है कि वहां अमजद को अधिक मत नहीं मिले। लेकिन अमजद को अधिक मत नहीं मिले तो इसका आशय यह नहीं कि मुसलमानों ने अपने पुराने घर आरजेडी को वोट कर दिया। वोट कर दिया मनोरमा देवी को। अच्छा। मनोरमा देवी को। तो मुसलमान कहां खूंटे में बंधे रह गए? और मनोरमा देवी एनडीए की उम्मीदवार थी, हां, जेडीयू की उम्मीदवार। इस बात को हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, और बिहार का चुनावी इतिहास इस बात की गवाही देता है कि बिहार के मुसलमानों को नीतीश कुमार से परहेज नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं। हाँ। तो वहां मुसलमानों ने मत दे दिया। जबकि आपको यह भी पता है कि बेलागंज उपचुनाव को लेकर लालू फैमिली ने शहाबुद्दीन फैमिली से जो दूरियां बढ़ गई थी, दोस्ती फिर से कर ली। ओसामा साहब की वहां लॉन्चिंग कराई गई। हाँ। वहां लॉन्चिंग कराई गई, लेकिन ओसामा साहब भी काम नहीं आए। वहां के मुसलमानों ने यह तय किया कि हम सुरेंद्र यादव को सलाम किए हैं तो उनके बेटा को भी प्रणाम नहीं करेंगे, और नीतीश कुमार के साथ चले गए। नीतीश कुमार के साथ चले गए। देखिए, जो जनसुराज को वोट मिला है, हाँ। उसमें उसमें अधिक मत सवर्ण का है। अच्छा। ठीक है ना? आप देख ही रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान कि जो गांव थे, जो चुन्नू शर्मा का गांव था, वहां भी प्रशांत किशोर और फिर तमाम जिस तरीके से बातें हो सकती है सवर्णों के बीच में, उनके दिल को भेदने और छेदने की कोशिश कर रहे थे। तो बेलागंज
बेलागंज में यादव को, मतलब आरजेडी के यादव उम्मीदवार को मुसलमान का मत नहीं मिला, हाँ, कम मिला, नाम मात्र का मिला, और मुसलमान के अलावा यादव का मत भी बट गया, बिल्कुल। यादव का मत भी बट गया। हाँ, तो फिर हम कैसे ना कहें कि जाति टूटी, जाति टूटी ना। हाँ। दो यादव आए तो दोनों यादव में लोगों ने विकल्प तलाश लिया। हाँ, तेजस्वी यादव के खूंटे में नहीं बंधे रह गए। हाँ, और इस चुनाव में एक बात और गौर कीजिएगा, उपचुनाव में देखिए नीतीश कुमार एक बात कहते हैं, हाँ, और यह बहुत पते की बात है कि पब्लिक की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। देखिए पब्लिक का गुस्सा किन किन बातों को लेकर था। पब्लिक का गुस्सा लैंड सर्वे को लेकर था, हाँ, पब्लिक का गुस्सा प्रीपेड मीटर को लेकर था, पब्लिक का मुद्दा, पब्लिक का गुस्सा जो सरकारी नौकरी है, शिक्षकों की नौकरी है, उसमें डोमिसाइल को लेकर था। हाँ, लेकिन चुनाव में ये सारे मुद्दे गौन हो गए, सही बात। सारे मुद्दे गौन हो गए। यदि इन मुद्दों पर वोटिंग होती तो नतीजे तो एनडीए के खिलाफ जाने चाहिए थे, हाँ, लेकिन एनडीए ने 4-0 से, मतलब इंडिया ब्लॉक की 3 सीटें भी छीन ली, तो ये मुद्दे गौन हो गए। हाँ, ठीक है। आपने यह भी देखा कि उपचुनाव के दौरान सरकार ने यह समझा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, हाँ, तो एक खबर आ गई कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर का जो सर्वे है, एप्लीकेशन, वह काम ही नहीं कर रहा है, सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन है। हाँ, वह काम ही नहीं कर रहा है। अब देखिए काम करने लगेगा, अब लैंड सर्वे भी शुरू हो जाएगा। करने लग गया। हाँ, लैंड सर्वे भी शुरू हो जाएगा। हाँ, तो देखिए बेलागंजिया। अब चलिए रामगढ़। हाँ, रामगढ़ में चतुष्कोणीय लड़ाई थी। हाँ, जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह, हम्म, स्वाभाविक दावेदार तो वही थे उस विधानसभा क्षेत्र के लिए। सुधाकर सिंह का मेहनत। सुधाकर सिंह सांसद बन गए थे, उनके सांसद बनने के कारण ही यह सीट खाली हुई थी। हाँ, और इस चुनाव में भी जिस तरह वो हाँ, खुद लेकिन जमीन हाँ, पे रहे। नहीं, लेकिन जिस तरीके से बाद में उन्होंने अभिमान वाला भाषण दिया, हाँ, वो बैकफायर कर गया। बैकफायर करिए। तो अजीत सिंह, देखिए अशोक सिंह बीजेपी के, हाँ, इसके बाद सुशील यादव एलियस पिंटू यादव बीएसपी के, हाँ, और ये जो सुशील कुशवाहा थे हाँ, जनसुराज के। तो देखिए हमने कहा स्वाभाविक। और यदि हम कद काठी की बात करें, जो आप कह रहे थे जाति नहीं टूटी, हाँ, जाति आपस में ही बट गई। जब दो आए हाँ, तो यह नहीं माना गया कि हमको इन्हें ही वोट देना है। अब जगदानंद सिंह का जो कद है, उसके सामने बीजेपी के प्रत्याशी अशोक सिंह का क्या कद था? कोई कद नहीं। हाँ, लेकिन वहां राजपूत विभाजित हो गए, और राजपूतों का मत जगदानंद सिंह का कद बड़ा होना, सुधाकर सिंह का सांसद होना, इसके बाद भी फायदा नहीं पहुंचा पाया। राजपूतों का अधिक मत मिल गया अशोक सिंह को। हाँ, अशोक सिंह को। और देखिए यादव, यदि यादव तेजस्वी के खूंटे से इतने मजबूत बंधे हुए थे, तो फिर तो वोट मिलना चाहिए था अजीत सिंह को। सही बात। लेकिन वोट किसको मिला? वोट मिला सतीश यादव इलियस पिंटू यादव को, बसपा उम्मीदवार को। हाँ, हाँ? मुसलमानों ने भी मत कर दिया। हाँ, और देखिए परिवर्तन, जनता जवाब देना चाह रही थी जगदानंद सिंह के अभिमान को। हमने कहा ना, तोप गोप बनिएगा तो नुकसान हो जाता है। हाँ, तो उनके अभिमान को जवाब देना चाह रही थी अक्षय। तो सुशील कुशवाहा, पब्लिक यह समझ गई। देखिए 4 दिनों पहले तक स्थिति कुछ ठीक थी हाँ, जनसुराज के उम्मीदवार की, जमानत शायद जब्त नहीं होती। अच्छा, लेकिन पब्लिक यह समझ गई कि सुशील कुशवाहा कहीं लड़ाई में नहीं है। सुशील कुशवाहा को हम वोट दे देते हैं, हाँ, तो कहीं ऐसा न हो कि अजीत सिंह आगे निकल जाए। इसलिए हाँ, सुशील कुशवाहा को जो वोट मिलते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जैसे कुशवाहा मत, हाँ, नहीं मिला, नहीं मिला। नाम मात्र का मिला। ब्राह्मण का मत, देखिए जगदानंद सिंह ही है ना जिन्होंने प्रशांत किशोर की पहचान उजागर कर दी कि वे प्रशांत किशोर पांडे हैं। हाँ, देखिए हमने ही पहला इंटरव्यू किया था ना, हाँ, जिसमें हमने प्रशांत से पूछा था कि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बिहार में राजनीति कैसे कर सकता है। हाँ, तो देखिए प्रशांत किशोर ने जाति को खंडित और विखंडित तो कर दिया। हाँ, तो अब वहां राजपूत बट गए, मुसलमान खूंटे में बंधे नहीं रहे, यादव खूंटे में बंधे नहीं रहे, तो जाति टूटी है। ठीक है ना। इसलिए आगे क्या खेल होगा, आप इमामगंज देख लीजिए। इमामगंज में तो
क्या क्या नहीं हुआ। देखिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि यदि मेरा उम्मीदवार जितेंद्र पासवान नहीं होता, जिसे 37,000 मत मिल गए, तो दीपा मांझी 25,000 से चुनाव जीतती। सही बात। हाँ, तो देखिए वहां किला बचा लिया जीतन राम मांझी ने, लेकिन अंतर विरोध और वहां दलितों के बीच की राजनीति साफ साफ दिखाई पड़ी। जीतन राम मांझी अनुरोध करते रहे, संतोष सुमन आग्रह करते रहे, लेकिन चिराग पासवान प्रचार को नहीं गए। तो जो दलित महादलित की लड़ाई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के भीतर आरक्षण, यह लड़ाई अभी और बढ़ेगी, क्योंकि जीतन राम मांझी के मन को चिराग पासवान ने छल नहीं किया है। लेकिन जितेंद्र पासवान को सिर्फ पासवान का मत नहीं मिला है, इतना मत वहां पासवान का नहीं था अक्षय कि 37,000 मत प्राप्त हुआ था। इमामगंज इस बात की गवाही देता है कि प्रशांत किशोर के लिए संभावनाएं हैं। इमामगंज अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र, जहां सबसे कम विकास हुआ, वहां दूसरी जातियों के वोट प्रशांत को मिले, सवर्णों का वोट मिला, और वहां मुसलमानों ने प्रशांत के उम्मीदवार को मत कर दिया। तो इस तरीके से तो देखिए इमामगंज, अब तरारी को भी समझ लीजिए। तरारी में तो देखिए आमने सामने की लड़ाई थी, और आप कह रहे हैं कि जाति जाति जाति, यदि जाति ही सब कुछ, तो सुदामा प्रसाद, जिन्हें वैश्य जाति के मतदाताओं ने वोट देकर 2015-2020 में विधायक बनाया, 2024 में सांसद बना दिया, आर.के. सिंह जैसे नेता को हरा दिया, तो सुदामा प्रसाद यदि उम्मीदवार नहीं हुए, राजू यादव उम्मीदवार हो गए, तो वैश्य ने उन्हें छोड़ दिया। देखिए सुनील पांडे का तरारी, यह बात तो हम बार बार कहते रहे हैं अक्षय, लेकिन किरण देवी को उम्मीदवार बनाया प्रशांत किशोर ने। किरण देवी जाति से राजपूत, तो राजपूतों ने कहां मत दे दिया किरण देवी को? नहीं दिया। नहीं, यदि जात पर जात को ही चढ़ना था, तो वहां भूमियार और दूसरे जो सुनील पांडे की समर्थक जातियां थी, वह विशाल को वोट देती। लेकिन किरण देवी को तो राजपूतों का वोट मिलना चाहिए था, तो किरण देवी को तो राजपूतों का वोट मिला नहीं। यदि राजपूत का वोट मिल जाता तो इतना कम थोड़े वोट आता, सही बात, और जमानत नहीं जब्त होती। तो देखिए जातियां इस रूप में, और फिर से हम कह रहे हैं कि तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती प्रशांत है। क्यों चुनौती है? चुनौती इसलिए है कि पहली बात प्रशांत कह रहे हैं कि आगे 10 साल तो हमने बिहार को दिया है, तो इन 3 में से एक तो बिल्कुल इधर उधर हो जाएगा। अब दूसरी चुनौती इसलिए है कि प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि हम 40 मुसलमान उम्मीदवार देंगे, और वहां हम मुसलमानों को चुनाव लड़ाएंगे जहां आरजेडी यादव खड़ा करेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर स्ट्रेटजिस्ट हैं, रणनीतिकार हैं, डाटा एनालिस्ट हैं, ये तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। प्रशांत किशोर ने इस बात को पढ़ा है कि आरजेडी जहां मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, वहां यादव उम्मीदवार दे देती है, और मुसलमानों के मत से आरजेडी का यादव विधायक बन जाता है, जैसा बेलागंज में हो रहा था। लेकिन जहां यादव अधिक हैं और मुसलमान कम हैं, वहां आप मुसलमानों का मत, यादवों का मत, माफ कीजिएगा, यादवों का मत आप मुसलमान के उम्मीदवार को नहीं दिला पाते। तो जैसे ही प्रशांत किशोर आरजेडी के यादव उम्मीदवार के खिलाफ मुसलमान को उतारेंगे, और मुसलमानों ने जो ट्रेंड अख्तियार कर लिया है कि हमें अपना दिखना है, सभी जातियां दिख रही हैं, और खूंटे में नहीं बंधे रहना है। आपने पूर्णिया के चुनाव को देखा कि बीमा भारती जमानत जब्त हो गई ना, तेजस्वी यादव वहां कैंप किए रहे ना, सही बात, उनके 4 दर्जन विधायक करीब कैंप कर रहे थे ना, बावजूद इसके पूर्णिया के लोकसभा चुनाव में यादव और मुसलमान दोनों पप्पू यादव के नाव की सवारी करने लगे। और कैंची छाप तो मशहूर हो गया है आजकल। तो आप रुपौली में देख लीजिए, शंकर सिंह के पास भी कैंची छाप था। वहां भी लोगों ने बीमा भारती को
मुसलमानों ने मत नहीं दिया, नहीं तो इतना खराब प्रदर्शन नहीं होता। सही बात। तो ये स्थिति और जो परिस्थिति है, यह बहुत गंभीर चुनौती जो है प्रशांत किशोर के लिए सामने आ गई है, और माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव के लिए सामने आ गई है। और प्रशांत किशोर के लिए अभी संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं। और इसलिए भी संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं कि साधन में और क्षमता में, देखिए बिहार के बाकी नेता, हम बार बार कहते हैं, कल भी हम कह रहे थे कि देखिए अब तेजस्वी यादव को दुबई, लंदन, दिल्ली ये सब भूल जाना होगा। प्रशांत किशोर तो लगातार गांव की पदयात्रा कर रहे हैं ना। और ये उपचुनाव उन इलाकों में हुए थे जहां पदयात्रा उनकी हुई नहीं थी। अब नीतीश कुमार भी महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। नीतीश कुमार पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने महिला वोटरों की एक कंस्टिट्यूएंसी डेवलप की देश में। और अभी आपने झारखंड के चुनाव के नतीजे देखे कि किस तरीके से हेमंत सोरेन ने महिलाओं का मन और महिलाओं का दिल जीत कर वहां बीजेपी को खदेड़ दिया। और तेजस्वी यादव यात्रा शुरू करते हैं, यात्रा पूर्ण हो इसके पहले यात्रा रुक जाती है। उनसे कार्यकर्ताओं को मिलना, नेताओं को मिलना। और फिर यह उपचुनाव इस बात का भी संकेतक है कि जनता, यह ठीक है कि भाई एनडीए में तो सुनील पांडे का बेटा जीत गया, यह भी ठीक है कि जीतन राम मांझी की बहू जीत गई। तो इस पर भी चिंतन और मनन करना चाहिए आरजेडी को कि उनके नेता के बेटे क्यों नहीं चुनाव जीत रहे हैं। क्या जो उनके नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, उनके भीतर इतना अभिमान और गुमान आया हुआ था कि जनता उनको तो जिताती रही, अब उनके आगे के वंशज को उत्तराधिकारी बनाने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को, और नीतीश कुमार फिर से हम कह रहे हैं, जिनके बारे में बीजेपी ने यह पहले से तय कर दिया है कि 2025 नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। आपको याद होगा कि मई में लोकसभा के चुनाव हुए थे, जून में सरकार बनी, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा आए थे। और वही बिहार भाजपा के तमाम नेताओं को यह स्पष्ट कर दिया था कि देखिए बिहार में तो नीतीश कुमार है, जो नीतीश कुमार कहें वही बात आपको सुननी होगी। इसके बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व को चुनौती नहीं देता है। और इधर के दिनों में आपने देखा ही कि बिहार भाजपा के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को यह नसीहत दी है कि कार्यकर्ता का सम्मान, कार्यकर्ता के साथ वैसा व्यवहार कीजिए जो कृष्ण ने सुदामा के साथ किया था। अक्षय जी, बिहार इधर है जी। इन सब चुनौतियों और रोमांच के बीच ये तो खास है कि बिहार का अब 25 का चुनाव बहुत रोमांचक होने जा रहा है, और पार्टियां और नेताओं के लिए अब समय आ गया है कि वो लग जाएं उसकी तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो तो देखिए बीजेपी ने तो घोरे खोल दिए ना। 3 सर्वे एजेंसियां बिहार में लैंड कर चुकी हैं, देश की बड़ी एजेंसियां। और उन्हें 243 विधानसभा क्षेत्रों में जाने को कह दिया गया है। और ये कहा गया है कि आप वहां संभावित उम्मीदवार की सूची बनाइए, और यह देखिए कि जो उम्मीदवार हैं उनकी SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इसकी रिपोर्ट तैयार की। एक एजेंसी जो तैयार कर देगी वही मान्य नहीं होगी, उसी क्षेत्र में दूसरी एजेंसी भी जाएगी, उसी क्षेत्र में तीसरी एजेंसी भी जाएगी। यह भी कहा गया है कि जो हमारे जीते हुए विधायक हैं या जो टिकट के दावेदार हैं, जो 65 साल पूरा कर चुके हैं, जो 70 साल पूरा कर चुके हैं, उनकी कैटेगरी को, उनकी लिस्ट को अलग रखिए। और जो नया नेतृत्व है उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। और केवल बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की सूची नहीं बननी है, सर्वे नहीं हो रहा है। जो एजेंसियां आई हैं वह एनडीए के बाकी घटक दलों के संभावित नेताओं और संभावित उम्मीदवारों की पहचान भी कर रही है, ताकि जब बड़े नेता मेज पर बैठे तो यह तुलना किया जाए कि आपके उम्मीदवार ये हैं, आपके दावेदार ये हैं, और हमारे पहलवान ये हैं, इसमें मजबूत कौन। तो अब तो यदि आपने विलंब किया तो फिर देर हो जाएगी, तो देर हो जाएगी। सही बात। हाँ, इसलिए यदि आपको चुनाव लड़ना है तो बस शुरू रहिए, शुरू रहिए, शुरू रहिए। और बिहार के इस रोमांचक चुनाव को संजीदगी के साथ पेश करने के लिए लाइव सिटीज भी तैयार है।
हर अपडेट, हर खबर आपको मिलती रहेगी, पॉलिटिकल किस्से और कुछ नए पॉडकास्ट भी हम अब इस चैनल पर लेके आने वाले हैं। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।